हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं अक्टूबर का असाइनमेंट के बारे में। तो इस तरह से जो अक्टूबर का असाइनमेंट है इसमें जियोलॉजी की बात है और इस पर टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिस पर 5 जो प्रश्न दिख रहा है वह 3-3 नंबर का है, जिसकी शब्द सीमा 50 से 75 है। और जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है उसकी शब्द सीमा जो कि 100 से 150 है, जो 5 नंबर का है। तो इस तरह से जो फर्स्ट प्रश्न है, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, क्यों? हमें पता है जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है इस संबंध में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हार्शे एवं मार्थे चेस्ट द्वारा किया गया है। प्रयोगों से प्राप्त हुआ इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इन्हें विषाणु भोजी कहते हैं। विषाणु भोजी जो जीवाणुओं से चिपकते हैं, जीवाणु कोशिकाओं में भेजते हैं। जीवाणुओं कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। और हार्शे एवं चेस्ट ने इस बात पर स्पष्ट लगाने के लिए प्रयोग किया कि जीवाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। इस तरह से जो डीएनए होता है वह शुगर के कारण, जिसमें एक कम ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोक्सी समूह होता है, और डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थिर अणु होता है, जो एक अणु के लिए उपयोगी होता है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखने का कार्य होता है। आरएनए, जिसके राइबोसोम शर्करा होती है, और डीएनए की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और क्षारीय स्थितियों में स्थिर नहीं होता। अतः डीएनए अणुओं को आरएनए की तुलना में एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। प्रश्न 2, आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कोड के दो विशेषता लिखिए। इसकी उत्तर इस तरह से, जो एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जो कि प्रोटीन अणुओं का कोड करते हैं, आनुवांशिक कोड कहलाता है। सन 1950 में नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट की खोज की, इन्होंने एक ऐसे आरएनए का संश्लेषण किया जिसमें यू बेस या उन्होंने पॉलीयूरेसिल कहा। जब उन्होंने इसको ऐसे संवर्धन माध्यम में रखा जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक थे, तब इन्हें प्रोटीन अवयव प्राप्त हुआ। इस तरह से जो आनुवांशिक कोड होता है उनकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं, पहला है जो आनुवांशिक कोड 3 अक्षरों क्षारकों का बना होता है। ऐसे कोड जिसे त्रिक कोड कहते हैं, जैसे कि EGUC इनकी कोड है। अक्षरों को विभिन्न 64 शब्द बनते हैं जिन्हें कोडान कहा जाता है। सेकेंड, इसकी विशेषता है जो एमआरएनए के ऊपर आनुवांशिक कोड का पठन 5' से 3' दिशा की ओर होता है। तीसरा नंबर, इसकी विशेषता है अधिकतर एमआरएनए में प्रारंभ में 5' सिरे पर AVG कोडान पाया जाता है, जिसके प्रारंभिक कोडान कहते हैं। यह मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। उदाहरण UUA, UU, UAG और इस तरह से UGA। थर्ड प्रश्न है जो टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल या आरआरएनए है, इस पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पास आपको 3 ही अंतर बताना है। मैं तो यहाँ पास ज्यादा अंतर लिख दिया हूं। आप इस तरह से अंतर पढ़ते रहिए ताकि आपका बेसिक और क्लियर होते रहे। फर्स्ट है टीआरएनए। इस तरह से जो टीआरएनए होता है वह तिप्तिया घास के आकार की होती है। एमआरएनए होता है वह रेखीय संरचना देता है। जो टीआरएनए होता है वह गोलाकार और एक जटिल संरचना होती है। टीआरएनए की बात किया जाए तो जो टीआरएनए होता है 76 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए में जो कि स्तनधारियों में एमआरएनए S300 से I2000 तक न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। वैसे ही आरआरएनए की बात करें तो आरआरएनए जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग होती है। आरआरएनए होते हैं जो S5S, 16S, 23 और 5S, 8S, 18S और 28S तक की भी पाया जाता है। और जो विभिन्न राइबोसोमल सब यूनिट में क्रमशः यह होता है। टीआरएनए की अंतर देखें, तीसरा नंबर
तो साइटोप्लास्ट में यह टीआरएनए उत्पादित होता है। एमआरएनए जो होता है वह संश्लेषण का स्थान केंद्रक में होता है, और जो आरआरएनए होता है उसमें जो कि राइबोसोम में पाया जाता है। टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए में वे प्रोटीन संश्लेषण के लिए विशिष्ट एमिनो एसिड जो कि राइबोसोम में पाया जाता है या राइबोसोम में ले जाते हैं। एमआरएनए वे प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में निहित एक टेम्पलेट की जानकारी प्रदान करते हैं। वैसे ही आरआरएनए की बात किया जाए तो जो आरआरएनए होता है जिसे राइबोसोमल के जुड़ाव की सुविधा प्रदान करते हैं। 5 नंबर अंतर देखे टीआरएनए वे विशेष एमिनो एसिड के लिए विशिष्ट एंटीकोडॉन ले जाते हैं। एमआरएनए जो होता है वह एमआरएनए अनुवाद प्रक्रिया के लिए कोडान वहन करता है। आरआरएनए की बात करें तो आरआरएनए कोडान एंटीकोडान अनुपस्थित होता है। कोडान या एंटीकोडान जो कि कोडान या एंटीकोडान अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो जो कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से किस प्रकार या कैसे अलग होता है, इनकी उत्तर है जो कि हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित है। कैंसर कोशिका में ए नियामक क्रियाविधि टूट जाती है, पर सामान्य कोशिकाएं ऐसे गुण दर्शाते हैं जिसे संस्पर्श संमदन कहते हैं, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संबंधित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिका को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिका में यह गुण खत्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिका विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडारण कर खड़ा कर देती हैं, जिसे अबूर्त कहते हैं। अबूर्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सुदुम और एक दुर्दुम। इस तरह से जो सुदुम और अबूर्त सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, और दूसरी ओर जो दुर्दुम अर्बुद है वह प्रचुरोदभी कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रवित नियोप्लास्टिड या नवद्रवित नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है। ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। तो इस तरह से जो सामान्य कोशिका के कंपेयर में कैंसर कोशिका अलग होता है। जो यह प्रश्न 5 है यह लिखा गया है, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस पर है अमीबता, हैजा और मलेरिया। सबसे पहले अमीबता की बात करें। मानव के वृहद आंत में पाए जाने वाला एंटी अमीबिया हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी से अमीबता या जिसे अमीबियोसिस कहते हैं होता है। कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेम मल, रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक है। परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थ तक ले जाकर उन्हें सदूषित कर देती है। सदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के मेन सोर्स होता है। नेक्स्ट है हैजा। इस पर समझने के लिए ज्यादा लिख दिए गए हैं, आप इससे कम लिखने की कोशिश करिएगा। व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधी संक्रामक रोग है। आमतौर पर यह विब्रियो कोलार बैक्टीरिया के कारण होता है। इसकी ऊष्मीय अवधि 1 से 5 दिनों की होती है। सदूषण के बाद
जीवाणु आर्द्रजीवित विष पैदा करता है, जिनके कारण प्रचुर पीड़ादायक और पतले दस्त होते हैं। यह जल्दी गंभीर निर्जलीकरण को उत्पन्न करता है। यदि रोगी को समय पर उपचार प्रदान नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हैजा की जो लक्षण है वह है, हैजा का संक्रमण प्रायः हल्का या लक्षण रहित होता है, लेकिन कभी कभी यह संक्रमण गंभीर हो सकता है। संक्रमण व्यक्ति में हैजा के गंभीर निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक पानी वाले दस्त आना, उल्टी आना और पैरों में ऐंठन। 3rd नंबर पर है मलेरिया। मलेरिया एक गंभीर और कभी कभी यह घातक बीमारी है जो कि परजीवी के कारण होता है, जो आमतौर पर एक निश्चित प्रकार के मच्छर को संक्रमित करता है। यह 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वैसे ही जो फाल्सोडियम विक्सेस, फाल्सोडियम ओवेल और जो कि मलेरिया यह मलेरिया पैदा करता है। मलेरिया के जो लक्षण है यह है कि जिन लोगों में मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान, कपकपी, ठंड लगना और फ्लू जैसी बीमारी से बहुत बीमार होते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि 5 नंबर का आया हुआ है, इसकी प्रश्न यह है कि जो प्रोटीन की संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। तो इस तरह से जो प्रोटीन की संश्लेषण है उसे समझाया जा सकता है। पहले तो यह स्ट्रक्चर देख ले। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एमिनो एसिड के एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं से बने होते हैं। यह हम अमीनो एसिड जो के पॉलीमर कह सकते हैं। प्रोटीन में एमिनो एसिड जो कि पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रोटीन सभी कोशिकाओं की बुनियादी एवं प्रमुख घटक है। इसकी प्रकृति एक आधार वे अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ हो सकते हैं। अनुवाद प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग इसमें प्रोटीन की संश्लेषण की बात करेंगे अनुवाद की, तो अनुवाद प्रक्रिया के बाद जो एक पॉलीपेप्टाइड्स का वास्तविक संश्लेषण अनुवाद है। साइटोप्लास्ट के राइबोसोम में एमआरएनए की दिशा में अनुवाद होता है। यही कारण है कि राइबोसोम के कोशिकाओं को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। अनुवाद यह वह प्रक्रिया जो डीएनए से प्राप्त जानकारी को मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए के रूप में लेता है और इसे पेप्टाइड्स बॉन्ड के साथ बंधे या एमिनो एसिड के साथ बंध देता है, जो कि श्रृंखला में बदल देती है। और इस तरह से जो अनुवाद है वह मुख्य 3 चरणों में होता है। पहला चरण को बोला जाता है इनिटियल, सेकेंड को बोला जाता है इलोगेशन और 3rd नंबर को जो कि टर्मिनेशन कहा जाता है या टर्मिनल कहा जाता है। फर्स्ट जो कि प्रारंभिक, जिसे दीक्षा कहा जाता है, यह जब राइबोसोम एमआरएनए के विशिष्ट स्थान पर जुड़ जाते हैं। राइबोसोम जो टीआरएनए के एंटीकोडान अनुक्रम पर जो एमआरएनए कोडान के अनुक्रम में से मिलान करता है और यहां से शुरू कर देता है। सेकेंड स्टेप इनकी बढ़ाव होता है, जो कि पेप्टाइड्स बॉन्ड एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने के क्रम में अमीनो एसिड को एक साथ मिलाते जाते हैं। 3rd नंबर की बात किया जाए तो यह जो कि टर्मिनेशन स्टेप होता है, जिसमें राइबोसोम तब तक जारी रहता है जब तक कि यह एक स्टॉप सीक्वेंस से नहीं टकराता और फिर यह पॉलीपेप्टाइड्स और एमआरएनए जारी करता है। पॉलीपेप्टाइड्स अपने मूल आकार से बन जाता है और जो कि कोशिका में एक कार्यात्मक प्रोटीन के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। इसे इस तरह से स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। जो यहाँ पास एक तरह से जो डीएनए है, उस डीएनए को जो कि आरएनए में परिवर्तन किया जाता है, तब उसे जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब इस तरह से आरएनए या एमआरएनए को जो कि प्रोटीन में बदला जाता है, जिसे जो कि ट्रांसलेशन कहा जाता है। और हमने इस टॉपिक में सिर्फ ट्रांसलेशन को डिस्क्रिप्शन किया गया है। थैंक यू।